Hello Biti, I hope all of you are well and also your study is going very well. In last lecture what we have discussed, we were discussing about angular motion and what we have discussed angular displacement, angular velocity, angular acceleration. ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी कि होता क्या है. तो चलो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. What was that? Angular motion. We were discussing about an object which is moving in circular path. ठीक है, which is moving on circular path. And let us say it is the radial vector r. ठीक है, radial vector r. If this radial vector traces a path, this path, which is the arc of the circle and having length l. ठीक है, then the angle traced by the radial vector will be theta and this theta is given by theta is equal to L by R. ओके, थीटा क्या होगा हमारे पास? L by R हो जाएगा. अब देखो ये रेडियल वेक्टर है हमारे पास, ये भी R है, यहां पर जाएगा तो भी R रहेगा. जहां पर भी पहुंचेगा हमारा रेडियल वेक्टर, वहां पर पहुंचने के बाद ये वेक्टर R ही रहेगा. ठीक है, ये लेंथ कितनी है? L और ये क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो जो थीटा है वो क्या हो जाता है हमारे पास? L by R. इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यूनिट्स क्या थी इसकी? रेडियन थी. ओके, क्या यूनिट्स थी? रेडियन यूनिट थी. तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 रेडियन कब होगा? तो उसकी डेफिनेशन लिखो 1 रेडियन की. अब 1 रेडियन कब होगा? जब लेंथ भी कितनी हो जाए? 1 और आर्क भी कितना हो जाए? 1. ठीक है, 1 रेडियन. तो यहां पर लिख लीजिए आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेट टू 1 रेडियन. 1 रेडियन if a radial vector of length या फिर ऑफ यूनिट लेंथ कर लीजिए, ऑफ यूनिट लेंथ ट्रेवल्स अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रेसेस एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ. ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 रेडियन कब होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ अगर जो हमारा सर्कल है, जो भी हमारा सर्कुलर पाथ है, उसका जो रेडियस है वो कितना हो? यूनिट रेडियस हो और वो क्या करे? यूनिट लेंथ की आर्क को क्या करे? ट्रेस कर दे. ठीक है, उसका जो इनिशियल पॉइंट आप ले रहे हो, जो फाइनल पॉइंट ले रहे हो, उन दोनों फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये कितना हो जाएगा उस टाइम पे? 1 रेडियन हो जाएगा. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी said to be 1 radian if a radial vector of unit length travels और traces दोनों लिख दिए, traces an arc of unit length between initial and final point. और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कौन से हैं? ये वो दोनों पॉइंट्स हैं जिनके बीच से वो एंगल बन रहा है. ठीक है, जिनको मिलाने से वो एंगल बन रहा है. आर्क को आप उन दोनों से मिला रहे हो, उनको मिलाने से वो एंगल बन रहा है. ठीक है, ये मान लो यहाँ पर आर्क है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये बीच में जो एंगल है. तो ये 1 रेडियन कब होगा? जब ये लेंथ भी 1 रेडियन हो, फिर ये भी 1 मीटर लगा लेते हैं. ठीक है, दोनों 1 मीटर हो और ये जो आर्क है ये भी कितनी हो? इसकी भी जो लेंथ हो वो कितनी हो? 1 मीटर हो. उस टाइम पे जो हमारा एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा. ठीक है, अब हम एक बार बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज. अगर आप इसका टाइम के विद रिस्पेक्ट में जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के विद रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो कितना आएगा? क्या बन जाएगी वो क्वांटिटी? वो क्वांटिटी बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा.
ठीक है। अगर ओमेगा का टाइम के विद रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वो आपके पास बन जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। आपके पास जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं उन सभी की डायरेक्शन किस तरह से होती है, तो सभी की डायरेक्शन किससे दी जाती है, राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से दी जाती है सभी की डायरेक्शन, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सभी के डायरेक्शन को आप किससे बताएंगे, राइट हैंड रूल से। और ये क्या कहता है कि अगर जो आपका कर्ल है वो किसकी डायरेक्शन में हो, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कर्ल अगर आपको ऑब्जेक्ट के चलने की डायरेक्शन दिखाता है तो आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को, उस एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। वेलोसिटी होगी तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आउट ऑफ द बोर्ड आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो आउट ऑफ द बोर्ड क्या हो जाएगी, उसकी ऑब्जेक्ट की एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एंगुलर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सभी की जो डायरेक्शन होती है वो कहां पर होती है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस है उसके अलोंग होती है, जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहे हैं, चाहे एंगुलर कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहे हैं उसके अबाउट, उसके साथ में क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। अप या डाउन डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहां तक हो गया। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास आता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, बताओ, उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है। लीनियरली भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट करता ही है ना, वो लीनियरली भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है। तो मतलब सिर्फ एक एक्सेलरेशन से तो काम नहीं चलेगा, लीनियर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट उसी में मूव कर रहा था, हमने लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला, एंड व्हाट वाज दैट रिलेशन, द रिलेशन वाज v इक्वल्स टू r ओमेगा। सिमिलरली द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर acceleration and linear acceleration was alpha equals a equals to r alpha, यही था, दोनों रिलेशंस यही थे हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ बिफोर दैट रिमाइंड व्हाट वाज यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion was if an object travels equal distance in equal interval of time, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन। बट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन देन व्हाट वी वर सेइंग कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड यूनी डायरेक्शन, ये चीजें हमने कही थी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हम वही बात बोल सकते हैं, देखो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगी, इस पर इधर होगी, यहां पर ऐसे, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, तो हम यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट व्हाट वी वर सेइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं तो इसके लिए हमने एक स्पेशल ही डेफिनेशन बना दी, और वो क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, with constant speed along a circular path, then the object will be said to
हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल और we can say at each point on the circumference of the circle the value of speed is same। ठीक है, स्पीड की वैल्यू सेम है, हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू सेम होगी अगर सर्कुलर मोशन में, तो उस मोशन को हम क्या कह देंगे, हम उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हाट वी विल कॉल दैट मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट अबाउट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो स्पीड है वो तो क्या है, कांस्टेंट है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की, वो हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड कांस्टेंट रहती रहे, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी यहां पर क्या होती है, चेंजिंग होती है, और हर एक पॉइंट पर जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, उसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है। आप लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे दिखाते हो, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ करके आप क्या बता सकते हो, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, और क्या होगी वो डायरेक्शन किस तरह से दी जाएगी, आप उस पॉइंट पर क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दैट आई हैव ड्रॉन हेयर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट पर ऐसी डायरेक्शन, यहां पर फिर ऐसी, फिर इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको ऐसे मोशन का एग्जाम्पल बताना है जिसमें जो स्पीड है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो आप क्या बता सकते हो, बिल्कुल, क्या होता है, कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन। इसके साथ ही अगर आपसे कोई पूछे, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए, बट ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी में दो फैक्टर होते हैं, स्पीड भी होती है और उसके साथ में डायरेक्शन भी होती है। स्पीड यूनिफॉर्म होती रहे, डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर डायरेक्शन सेम है, स्पीड चेंज हो रही है, तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस चीज में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब क्या होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से हो गई है, ऐसे हो गई है,
टेंजेंट बनाना है भाई, ठीक है। इस पॉइंट पर ऐसे थे, यहाँ पर ऐसे हो गई है। तो अब जब आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो और आपको उनका क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, देन थिंक अबाउट वेक्टर एडिशन। क्या कहता था वेक्टर एडिशन? ये आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो लगा दो ट्रायंगल लॉ, दोनों के हेड को हेड से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दैट मीन्स यहां पर भी अगर मैं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड मान लूं तो इस पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, इस पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की लेंथ क्या बनाएंगे, दोनों एरोस की लेंथ सेम बनाएंगे, ठीक है, दोनों एरोस की लेंथ बिल्कुल सेम बनेगी। अगर मैं इसको v मानूंगी तो ये भी क्या होगा, v, ठीक है। तो मैं यहाँ पर v1 कह देती हूँ, यहाँ पर v2। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो सेम है, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए हमने इनको नाम क्या दिया है, अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ये यहां से यहां तक क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा वी। डेल्टा वी हो गया ना, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर इधर था फिर इधर पहुंच गया फाइनली। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v2 माइनस v1 आप लोगों को निकालना है। ट्रायंगल ना लगा दो, v2 माइनस v1 जब करोगे आप लोग तो कैसे आएगा हमारे पास, ये वाली v1 की डायरेक्शन है और ये v2 की है, ठीक है। ये फाइनली ये इधर है ना v2 और ये वाला v1, ये v1 है, ये v2। अब आप लोगों को निकालना है v1 माइनस v2, सॉरी v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ट्रायंगल ला लगा दो। जब ट्रायंगल ला क्या कहता है हमारे पास, यहाँ पर v1 प्लस डेल्टा v बराबर थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल v2 हो जाएगा। डेल्टा v किसके बराबर आ जाएगा, v2 माइनस v1। और अगर आप इस डेल्टा v को टाइम के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज है, लेकिन क्या ये एंगुलर वेलोसिटी थी? अगर एंगुलर वेलोसिटी होती तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते, ओमेगा से। बट ये तो कैसी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये चेंज भी कैसी वेलोसिटी में है, लीनियरली जो वेलोसिटी है उसमें ये चेंज है, ठीक है। अब उसमें ये चेंज है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, मान लेती हूं मैं थीटा एंगल है ये मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल को डी थीटा बोल दूं और इसको टेंड टू 0 कर दूं, ठीक है, डी थीटा कर दूं और इसको क्या कर दूं, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल 0 पे टच हो रहा है। तो आपकी जो ट्रायंगल है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर तीनों का सम 180 डिग्री है और ये वाला जो डी थीटा एंगल है ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो आपके पास ये एंगल भी अप्रोक्स 90 मिलेगा और ये वाला भी अप्रोक्स 90। दोनों कितने मिलेंगे, 90 के बराबर। मतलब जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो वेलोसिटी वेक्टर है उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से। हर एक पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से। तो यहां पर जब आप 90 डिग्री बनाओगे तो वो किधर आएगा, इधर, ये 90 डिग्री हो गया। इससे बनाओगे तो ये इधर इस तरह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये 90 डिग्री है और किस तरफ है, V2 की तरफ, मतलब किधर आ रहा है, ये सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ आ रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन है, तो इसका नाम क्या दे दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आता है ये पता चल गया। ये सेंटर की तरफ क्यों होता है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से क्यों होती है ये भी पता चल गया, ठीक है। सरकमफ्रेंस पर या हर एक वेलोसिटी पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है।
तो ये क्या करता है, देखो यहां पर था जब ऑब्जेक्ट, तब इसने ऑब्जेक्ट को इधर मूव करवाया, यहां पर था फिर इधर कर दिया, जब यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा तो फिर से इसने क्या कर दिया, इधर की साइड टर्न कर दिया, यहां पर पहुंच गया तो ऑब्जेक्ट को फिर इधर की साइड टर्न कर दिया, यहां पर पहुंचते ही ऑब्जेक्ट को फिर इधर की साइड टर्न कर दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, अगर आप ऐसे देखो तो पॉइंट यहां था, उसने ऑब्जेक्ट को किधर कर दिया, इधर टर्न कर दिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां चला गया, यहां पे जाते ही उसने ऑब्जेक्ट को फिर से इधर टर्न कर दिया तो ऑब्जेक्ट इधर चला गया, फिर ऐसे फिर से इधर टर्न कर दिया, ठीक है। मतलब हर बार किस तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है, हर बार सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। यहां पर पहुंचते फिर सेंटर की तरफ लगाइए तो इधर, फिर सेंटर की तरफ लगा तो इधर, तो इस तरह से ये क्या कर देगा, एक सर्कल को, देखो सर्कल भी कितना सुंदर बनाया है ना, एक सर्कल को क्या करवा देगा, कंप्लीट करवा देगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किधर लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ तो मूव करता है। और कैसा एक्सेलरेशन है ये, लीनियर एक्सेलरेशन है। ये निकाल लिया होगा आप लोगों ने, ये लिख लिया होगा यहाँ पर, डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा t, कर सकते हो इसको, ये क्या बन जाएगा आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग कैसे लिखते हो, आप लोग क्या लिखेंगे, जब हमें लिखना होता है हम ओमेगा के साथ, या फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या निकालना चाहते हैं भाई, रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो देखो ये तो ज्यादा ही हो गया ना, एक बार इसको फिर से बनाते हैं। तो देखो यहां पर ये सर्कल है हमारे पास, ये क्या है, एंगल थीटा, ठीक है, ये आर, ये आर, यहां पर V, यहां पर भी V, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा V चेंज हो रहा है, और ये जो लीनियरली यहां पर इसमें चेंज हो रहा है, इसको मैं क्या मान लू, x मान लेती हूँ, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब अगर ये लेंथ बहुत ही छोटी होगी, बहुत ज्यादा, x बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो नियर अबाउट में इसको स्ट्रेट लाइन मान सकती हूँ, बिल्कुल मान सकती हूँ। तो देखो दो ट्राइंगल्स हो गई मेरे पास, एक तो ये ट्राइंगल हो गई x r r और ये थीटा, एक ये ट्राइंगल हो गई थीटा v v और डेल्टा v, दोनों साइड्स बराबर है, इसकी दोनों साइड्स बराबर है, इसकी भी दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है। ये एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, ये थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब अगर जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये थीटा भी क्या होगा, इनका बराबर होगा। तो ये कैसे ट्रायंगल्स हो गई, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे बन गई, अब ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन गई। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मैथ्स में 10th क्लास में अच्छे से पढ़कर आए हो, और जो नहीं पढ़ा जिसको ध्यान नहीं हो अपने अपने एक थप्पड़ लगा ले अच्छे से, फिर बात करेंगे हम आगे तुमसे। तो ये है आपके पास डेल्टा वी अपॉन में एक्स, डेल्टा वी अपॉन एक्स कर दिया मैंने, क्योंकि सिमिलर साइड्स की का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा वी अपॉन में वी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन में आर, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन वी किसके बराबर आ गया, एक्स अपॉन में आर आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन एक्स बराबर वी अपॉन में आर लिख सकते हैं। अब यहां पर ऊपर नीचे डेल्टा टी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैं वी अपॉन आर बन गया। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो रहा है, अभी अभी हमने क्या निकाला, ये चेंज है, ठीक है, क्या है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाय एक्स, लीनियर चेंज हो रहा है उसी टाइम इंटरवल में, ठीक है, जिसमें ये वेलोसिटी चेंज हुई उसी टाइम इंटरवल में ये लीनियर
चेंज है तो क्या आएगा बच्ची, बताओ जल्दी से। वेलोसिटी बनेगी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहां पर क्या है, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो 1 अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, इनटू में 1 अपॉन में v बराबर v बाय r। तो ये क्या बन गया, a सेंट्रीपिटल बराबर v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिलेशन, किसके लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अब अगर आपको ये ओमेगा की फॉर्म में निकालना हो तो we know that v equals to r omega, put it here, put the relation here, तो क्या बन जाएगा, a सेंट्रीपिटल बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r, एक r से r कैंसिल, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है। ओमेगा गिवन हो तो इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और अगर आपको v गिवन हो तो इस तरह से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बाय नेचर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो लिखो बाय नेचर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर कैसे है, क्योंकि इसी प्लेन में तो वेलोसिटीज चेंज हो रही है। ठीक है, बोर्ड का ही प्लेन है, वेलोसिटी भी बोर्ड के ही प्लेन में चेंज हो रही है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी इसी प्लेन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बट इसी प्लेन में एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई बाय नेचर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, कैसा एक्सेलरेशन है ये, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, अब ये हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, लिखो द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उस टाइम पर उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन कैसे होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है, तो लिख लेना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हियर इट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज v स्क्वायर अपॉन r कैसा मोशन है, कैसा एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, v भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर जो मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे मोशन में होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब वो क्या बताना चाहता है आपको, कि सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है भाई। ओके, बाकी चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी चीजें तुम्हें निकालनी है, बट स्पीड उसने क्या कह दी है कि कांस्टेंट है। अब इसके साथ साथ एक तो ये हो गया, एक और भी तो एक्सेलरेशन हो सकता है, वो कैसे होगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अब जब हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था तब तो क्या था, सही था, बट व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना हो तो तब क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे
आपका जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर वो कैसा हो जाएगा, हर पॉइंट पर बदलता रहेगा। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा था, हर एक पॉइंट पर, यहां पर भी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर थी, यहां पर भी 2 मीटर, यहां पर भी 2 मीटर, हर पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पर तो 3 मीटर पर सेकंड, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड, यहां 6 मीटर पर सेकंड, यहां 10 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही थी, डायरेक्शन के साथ साथ और क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और वो मैग्नीट्यूड किसके अलोंग चेंज हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग चेंज हो रहा है। अभी मैग्नीट्यूड टेंजेंट के अलोंग चेंज हो रहा है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसा एक्सेलरेशन बनेगा ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ non-uniform speed, then the acceleration acting along the tangent के along जो acceleration act कर रहा है वो acceleration क्या कहलाएगा, tangential acceleration is called tangential acceleration। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा होगा। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है डायरेक्शन किधर होगी इसकी, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, बिकॉज जो वेलोसिटी का चेंज है वो भी किसके अलोंग हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग हो रहा है। और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन की किसकी डायरेक्शन के साथ होती है, वेलोसिटी का जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टेंजेंशियल की भी हमने डायरेक्शन देख ली, एक्सेलरेशन की भी हमने डायरेक्शन देख ली। ठीक है, सेंट्रीपिटल की भी, दोनों की हमने डायरेक्शंस देख ली। अब एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, देन लिखनी है तो मैं ये लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर मोशन देन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय 2 एक्सेलरेशन, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। I am going to represent tangential acceleration by AT and centripetal acceleration by AC. Okay, both these type. Okay, अब 2 एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, एक तो कैसे एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, दूसरा कैसे एक्ट कर रहा है, टेंजेंट के लोग, इसी पॉइंट पर, ये सर्कल का कोई पॉइंट था। अब देखो इसको ऐसे बना दूं मैं, अब देखो यहां से दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की। अब जब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या कर दो, यहां से बीच में क्या बना देते हैं हम, ये अगर इसको कंप्लीट करोगे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्शन भी दे देगा रिजल्टेंट की। ओके, ये क्या था, सेंट्रीपिटल, ये टेंजेंशियल, तो ये क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट होगा। और दोनों किस पर एक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जब आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर एक्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और अंडर दी रूट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। cos थीटा हियर इज cos 90 एंड दैट विल बिकम 0।
तो ये बन जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो tan बीटा, वो क्या बन जाएगी, tan बीटा अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो फर्स्ट के साथ मैंने मान लो फर्स्ट को सेंट्रीपिटल मान लिया, ठीक है, तो जब फर्स्ट के साथ जब डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो सेकंड वाला ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी, इतना एंगल तो किसके साथ बनाएगा, वो सेंट्रीपिटल वाला जो जा रहा है उसके साथ, ठीक है, इसके साथ बनाएगा ये बीटा एंगल। और अगर आपको टेंजेंट के साथ निकालना होता तो आप क्या करते, tan बीटा बराबर AC अपॉन में AT, तो ये हो जाती उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास, आपके पास क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो, 0, तो ओनली जो एक्सेलरेशन होगा इफ AT इक्वल्स टू 0, तो जो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा वो किसके अलोंग आएगा, वो कितना आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रहा हो, कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो ही ना, तो क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये क्या आ जाएगा, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर AC 0 है तो। अब देखो व्हेन यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल दैट गोज लाइक दिस, ये सर्कल में क्यों नहीं मूव कर लेता, सर्कल में मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्ट करना जरूरी है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव नहीं करेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खासियत क्या है, हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को किधर कर लेता है, टुवर्ड्स द सेंटर करता है। प्रोजेक्टाइल में देखते हैं क्या बात थी, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसने इधर चला दिया इसको, ठीक है, तो इधर चल गया, यहाँ पर पहुंचा इस पॉइंट पर, फिर नीचे की तरफ, फिर इधर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचकर इस पॉइंट पर, फिर नीचे की तरफ, और ये स्ट्रेट ऐसे हो गया। अब जब स्ट्रेट है तो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ ही है, ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है, तो बाकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये G की डायरेक्शन थी हर एक पॉइंट पर। सर्कल के केस में क्या होता है, सेंट्रीपिटल में इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को इधर मूव करवाना चाहता है वो इधर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर चला गया, इस पॉइंट पर फिर से वो इधर मूव करवाना चाहता है तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया। एकदम से तो 90 डिग्री को चेंज नहीं कर लेगा, कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इधर आ गया, इस पॉइंट पर फिर इधर करवाना चाहता है तो इधर, इस पॉइंट पर फिर से इधर करवाना चाहता है तो इधर पहुंच गया, फिर ऐसे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे जा रहा था ऑब्जेक्ट, ऐसे जा रहा था, फिर वो इधर लगा तो रिजल्टेंट बीच में ये इधर आ गया, पॉइंट पे ये इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर, एक एक्सेलरेशन इधर है, एक इधर है, टेंजेंशियल, ठीक है, ये टेंजेंशियल, ये सेंट्रीपिटल, ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, ये फिर से इसको इधर मूव करवाना चाहता है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, इसने इधर, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसने इधर, क्या हो गया, सर्कल कंप्लीट। मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाता है ऑब्जेक्ट के मोशन के। बट टेंजेंशियल में जो था हमारे पास, जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, उसमें ऐसा नहीं था, बिकॉज इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन वाज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन था। और जब वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन था तो हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कंडीशन नहीं रखता, जैसे ही वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आया, एक्सेलरेशन ने उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फर्दर चेंज नहीं किया, ठीक है। अब हम एक पेंडुलम का केस लेते हैं, और ये आया था लास्ट ईयर IIT में क्वेश्चन, और आप लोगों को आंसर बताना है। अब तक अगर कॉन्फिडेंटली कंप्लीट आप लोग पढ़ चुके हैं तो आंसर आप लोग यहीं से दे ही देंगे। पेंडुलम का केस था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आप पेंडुलम को यहां पर लेकर आए एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर आपने उसको रिलीज कर दिया। आपको बताना है जो फाइनल एक्सेलरेशन होगा इस तरह से, ठीक है, जो फाइनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। ओके, तो आप देखो ये आपके पास पेंडुलम की स्ट्रिंग, ये बॉब, आप उसको इधर लेकर आए
फिर आपने छोड़ दिया। पेंडुलम का पाथ कैसा होता है, थोड़ा सा कर्व्ड पाथ होता है, बिल्कुल होता है थोड़ा सा कर्व्ड पाथ। तो कर्व्ड पाथ की वजह से तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। ये पूरा सर्कल बनाओगे तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन किधर है, लीनियरली टेंजेंट की तरफ है। तो इनका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, कुछ ऐसे इधर की तरफ बीच में रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। अब बीच में रिजल्टेंट बनेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। उसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ये आएगी, ना तो ये नीचे वाली ना ऊपर वाली, ठीक है। और थोड़ा सा किसकी तरफ होगा, ए सी की तरफ एंगल बनेगा, ठीक है। ए सी की तरफ क्यों बनेगा, क्योंकि जो ए सी होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ए टेंजेंशियल इन केस ऑफ पेंडुलम। तो ये क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल सा है ना, फिर भी काफी बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि सभी को नॉर्मली क्या ध्यान रहता है कि पेंडुलम जो है वो किसमें मूव करती है, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन के अलोंग वो मूव करती है। उस पर सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इफेक्ट उस पर होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट वाज दैट वाज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या था हमारे पास, टाइम पीरियड वाज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड। अब अगर हम बात कर लें किसकी, टाइम पीरियड हो गया। अब अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में एक से ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है। एक से ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स क्या कर लिए हो, उसने लगा लिए हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो आप इसको नंबर ऑफ साइकिल्स लिख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट, कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए हैं वो क्या हो जाती है हमारे पास, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकालना हो तो लिखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, न्यू बोलते क्या है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, ठीक है, न्यू, ओके। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी अभी बताते हैं, ठीक है। नॉर्मली टाइम को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, एच हर्ट्ज, ओके। यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन न्यू एंड टी, ठीक है। टी इज टाइम पीरियड एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऑब्जेक्ट ने इफ एक सेकंड में न्यू साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, न्यू साइकिल्स क्या कितने सेकंड में कंप्लीट किया है उसने, एक सेकंड में, तो टी टाइम में कितने साइकिल्स वो कंप्लीट कर लेगी, बताओ। ऑब्जेक्ट ने न्यू साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, न्यू, ठीक है। एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, न्यू, ठीक है। तो न्यू सेकंड्स में न्यू साइकिल्स कितने में कंप्लीट किए हैं उसने, एक सेकंड में, ठीक है। न्यू नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में क्या किया है ऑब्जेक्ट ने, ये कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो ऑब्जेक्ट ने लिया है किसको कवर करने के लिए, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है, टी टाइम लिया है, और उसने न्यू साइकिल्स कंप्लीट की हैं। तो टोटल एक सेकंड में, जो टोटल एक सेकंड है, अगर मैं वो बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकती हूँ, जितना टाइम पीरियड है उसको नंबर ऑफ साइकिल से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ऐसा किसके बराबर आ जाएगा, टोटल 1 सेकंड के बराबर वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक सेकंड में न्यू साइकिल्स कंप्लीट की हैं तो टी टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट करेगी, एक सेकंड में। ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना जब मैथ्स में सवाल करते थे,
कि अगर 15 रुपए में 10 चीज आती है तो 10 रुपए में कितनी चीज आएंगी, करते थे ना ऐसे। तो 1 सेकंड में अगर न्यू साइकिल्स कंप्लीट करती है, न्यू साइकिल्स, तो टी सेकंड में कितनी करेगी, 1 बाय न्यू करेगी। कितनी करेगी, 1 बाय न्यू करेगी। ठीक है, 1 सेकंड में न्यू साइकिल्स कंप्लीट करेगी तो टी सेकंड में कितनी करेगी, 1 बाय न्यू। ठीक है, 1 बाय न्यू। तो टी और न्यू में क्या रिलेशन हो गया, टी इक्वल्स टू 1 बाय न्यू। न्यू की एक और यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टी। ठीक है, न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टी। आप देखो ये किसमें होता है, सेकंड में, सेकंड में होता है। तो न्यू की एक और यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक और यूनिट क्या होती है न्यू की, सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट्स होती हैं, या तो आप हर्ट्ज बोल दो या फिर क्या बोल दो, सेकंड इनवर्स आप उसको बोल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अब देखो ये यहां तक क्लियर है। अब अगर आपको निकालना हो ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन, तो लिखो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी, ओमेगा एंड टी। तो देखो भाई ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी। ठीक है, टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड में जितना एंगल उसने ट्रेस किया हो। जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा वो कैपिटल टी के लिए, अगर मैं यहाँ पर टी की जगह कैपिटल टी लिखना चाहती हूं तो थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड टी में वो 2 पाई एंगल कंप्लीट कर चुका होगा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू, बिकॉज 1 बाई टी इक्वल्स टू न्यू हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ये था ओमेगा और न्यू के बीच में रिलेशन, ओमेगा और टी के बीच में रिलेशन, ये टी और न्यू के बीच में रिलेशन। आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नोटबुक हो जानी चाहिए। हम चेक करेंगे, अब नोटबुक चेकिंग की बारी है। और इसके साथ साथ जो हम फर्दर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो भी नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक।